हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज एट मोमेंट मैं फिर से अपनी दी डोमिनेटर सीरीज़ की अगली क्लास, इस बार ज्योग्राफी की क्लास 16, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट को देखने वाले हैं। और इसके साथ अपना जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास से, तो उसके लिए ज़रूर से तैयार रहिए, क्यों ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी आना बाकी है। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप देना नहीं चाहते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। क्लास इसमें ज़्यादा आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, तो क्लास शॉर्ट रहने वाली है। टाइप्स ऑफ सेक्टर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्यूनरी। यानी प्राइमरी सेक्टर उन्हें कहा जाता है दैट involving activities related to extraction and production of natural resources। यानी कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस का जब हम प्रोडक्शन करते हैं कि एक्सट्रैक्शन, चाहे उसका खुदाई हो या उसका प्रोडक्शन करके उसको ग्राउंड से निकालना हो, ये सब प्राइमरी में आता है। अब मान लीजिए आप आयरन बनाना चाहते हैं, तो आयरन बनाने के लिए क्या लगेगा? आयरन ओर लगेगा। तो आयरन ओर निकालने की प्रोसेस आएगी प्राइमरी में, बट उस आयरन ओर से आयरन बनाने की प्रोसेस आएगी सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी क्या है? इट एनकम्पसेस मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये क्या थी? रॉ मटेरियल। और आयरन क्या थी? फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो प्राइमरी पहले हम लोग आएंगे प्राइमरी पे, प्राइमरी से फिर हम लोग आते हैं अपनी सेकेंडरी पे। अच्छा, सेकेंडरी के बाद आता है टर्शरी। टर्शरी क्या है? जो बाकी सभी सेक्टर्स को हेल्प करती है ग्रो करने में। ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इंक्लूड्स बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, IT, ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर आप डायरेक्ट कुछ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं देख सकते, बट क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी बिल्डअप, इंटेलेक्चुअल बिल्डअप इंसान का होता है इस सेक्टर से, टर्शरी सेक्टर। उसके बाद आती है क्वाटरनरी सेक्टर, जिसमें नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक रिसर्च, इंफॉर्मेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब आती है। और उसके बाद आती है क्वीनरी, जिसमें हाई लेवल डिसीजन मेकिंग जैसे गवर्नमेंट और NGO रूल्स, जो कि इन सब को गाइड करती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे देगा कि चलो बताओ कि ये जो रिटेल सेक्टर है ये कौन सी इंडस्ट्री में आता है, तो आपको बताना है कि ये टर्शरी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया, आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेक्टर से। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या नापता है? ये एक इंडेक्स है। जैसे हम लोग पॉवर्टी इंडेक्स पढ़े थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़े थे, इंडस्ट्रीज किस दर से बढ़ रही है तो उसे चेक करने के लिए एक इंडेक्स है, उसको कहते हैं IIP। ठीक है, लिखा है इट मेजर्स की सेक्टर्स दैट ड्राइव इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इट इज़ पब्लिश्ड बाय NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, विच कम्स अंडर MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसकी बेस ईयर है 2011-12, जो कि पहले थी 2004-05, बट उसे रिवाइज कर दिया गया है। बेस ईयर यानी मान लीजिए कोई चीज़ पहले 100 रुपया में प्रोडक्शन होता था, अब 2011 में 100 रुपया में प्रोडक्शन होता था, तो अब उस चीज़ को प्रोडक्शन होने में 200 रुपया लग रहा है। तो आप सोचोगे अरे हर चीज़ की ये देखो कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया, पहले 100 रुपया का सामान बनता था, अब 200 रुपया का सामान बन रहा है, यानी डबल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन उतनी ही हो सकती है, बस दाम उसका बढ़ गया है। क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इस चीज़ को, ये जो मिसमैच है, इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक बेस ईयर पकड़ के चलते हैं कि 2011-12 से आज तक कितनी महंगाई बढ़ी है, और उस हिसाब से ये जो 100 है उस हिसाब से इसका 200 का वैल्यू एक लगाया जाता है। ये मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या होता है? ये सारे इंडस्ट्रीज को नापता है, बट उस इंडेक्स के अंदर और एक सब इंडेक्स होता है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ICI यानी इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। अब इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में टॉप 8 कोर इंडस्ट्रीज जिसके बिना देश बंद हो जाएगा, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, फर्टिलाइज़र और सीमेंट, इन 8 का एक अलग से इंडेक्स निकाला जाता है जिसे ICI कहा जाता है। ठीक है,
अच्छा, ये जो ICI है इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जिसका वेटेज लगभग 30% है टोटल इंडेक्स का। और जिसको सबसे लोएस्ट वेटेज दिया गया है वो है फर्टिलाइज़र, जिसका ऑलमोस्ट 2.63 है। तो इन 8 में भी कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है और कौन सबसे लोएस्ट, ये एग्जाम में लाखों बार SSC एग्जाम से पूछा जा चुका है अबाउट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो भारत में कुल 3 टाइप की कंपनी है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। ठीक है, तो अब इनकी ये सब क्वालिफिकेशन मैं बैठ के यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप ये सब पढ़ लेना। एग्जाम में कैसे दिया जाता है, ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ज़रूरी है टू मेक अ कंपनी क्वालिफाइड एज मिनी रत्न कंपनी। तो आपको पता रहना चाहिए कि उसका 30 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए इन द लास्ट 3 ईयर्स। अब मान लीजिए कोई पूछ देगा नवरत्न महारत्न का क्या है, तो महारत्न का एक क्वालिटी है कि इट मस्ट हैव अ नवरत्न स्टेटस। तो पहले उसको क्या नवरत्न बनना पड़ेगा, नवरत्न से ही वो महारत्न बनेगा। ठीक है, तो यानी सबसे छोटा कंपनी अगर किसको बोला जाए तो वो है मिनी रत्न, और सबसे बड़ा कंपनी अगर बोला जाए वो है महारत्न। और इनके अगर आपको डिटेल में क्वालिफिकेशंस याद करनी है जो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड आती है, कि जैसे क्या है ना, एवरेज टर्नओवर ऑफ 25,000 करोड़ होना चाहिए इसका, एनुअल नेट वर्थ मोर देन 15,000 करोड़ होना चाहिए। तो ये आप बैठ के खुद याद कर लीजिएगा, इसमें पढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। आप बस डिजिट्स भी याद कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि डिजिट से आप गेस कर सकते हैं कि हाँ मैंने एक चीज़ पढ़ा था उसमें 30,000 करोड़ लिखा था, 15,000 करोड़ लिखा था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है MSME, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल ट्रेंडिंग चल रही है। तो आखिर जब हम लोग बोलते हैं MSME तो इसका मतलब क्या होता है, और किसी कंपनी को MSME हम लोग बोलते कब है? तो MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अच्छा, तो फिर किसे माइक्रो कहा जाए, किसे स्मॉल और किसे मीडियम कहा जाए, कैसे वो डिटरमाइन होगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की है। जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 10,000 करोड़ 10 करोड़ तक हो उसे माइक्रो कहा जाता है। जिसमें 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर अप टू 100 करोड़ हो वो स्मॉल है, और मीडियम उसे कहा जाता है जिसका 125 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर यानी कुल लाभ 500 करोड़ से भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही MSME को डिटरमाइन किया जाता है। 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी भारत की, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, और 1991 में जैसे कि आप सबको पता है LPG रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट में 4 मेन ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। रोडवेज सबसे पहले देख लेते हैं। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोडवेज, आपको बताना है, तो ये अगर सेकेंड में है तो फर्स्ट में कौन है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि ग्रामीण रूरल रोड्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया था। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1960 में बना था टू डेवलप रोड। जैसे ग्राम सड़क में ग्राम की अपनी रूरल विलेजेस की रोड बनती है, BRO वैसे बॉर्डर एरियाज़ में रोड बनाता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो पोरबंदर जो कि गुजरात में है टू सिलचर जो कि आसाम में है, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और ये NH44 से कनेक्ट होता है, और ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट NH है। NH1 उरी टू ले जाता है, NH2 डिब्रूगढ़ टू ताइपुंग मिजोरम में जाता है, और कोलकाता टू चेन्नई NH16 से कनेक्ट होता है। दिल्ली कोलकाता NH19 से कनेक्ट होता है, और दिल्ली मुंबई बैंगलोर NH48 से कंट्रोल होता है। तो ये 3-4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, यानी दिल्ली यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर है और चेन्नई यहाँ पर है, तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनता है इसमें ये जो 4 NH है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, चारों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, इसीलिए ये 4 NH इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं रेलवेज़ पे। रेलवेज़ में लिखा है इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। आप देख लीजिएगा टॉप 1, 2, 3 कौन है। मेजर रेलवे गॉज भारत में अगर देखने जाए तो 3 टाइप की है, ब्रॉड, मीटर और नैरो गॉज। गॉज यानी पटरी की चौड़ाई कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पटरी की चौड़ाई
अभी भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई मेजॉरिटी यूज़ में है वो है ब्रॉड गॉज, क्योंकि इसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। पहले मीटर गॉज और नैरो गॉज बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जाता था, बट अब पॉपुलेशन डेंसिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से हमारी ट्रेन्स को बड़ी करनी पड़ती है। तो ट्रेन जितनी चौड़ी होंगी उतने ज़्यादा पैसेंजर्स आराम से बैठ पाएंगे, तो इसलिए नैरो और मीटर नहीं, हमारा ब्रॉड गॉज लगता है पटरियों में, जो कि अगर आप उसका चौड़ाई मापेंगे तो वो 1.676 मीटर है। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स के लिए था, रेलवेज़ के लिए डायमंड क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद आते हैं वाटरवेज में, इंडिया हैज़ द 9th लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवेज। इंडिया हैज़ लगभग 111 नेशनल वाटरवेज, जिसमें से टॉप 3 ये है NW1, NW2 और NW3, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट कैनाल है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, जो कि ये नेशनल हाईवे वाटरवेज को रेगुलेट करती है, वो कौन सी ईयर में बनी थी? इट वॉज बिल्ड इन द ईयर इन 1986। नेशनल वाटरवेज एक्ट कौन से साल में पास किया गया? 2016 में पास किया गया, जिसके तहत ही ये 111 नेशनल वाटरवेज बनाए गए। एयरवेज इज अमॉन्ग 5 लार्जेस्ट एविएशन मार्केट्स एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। और इसे विकसित करने के लिए पहले था एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, पर भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 हैज़ रिप्लेस्ड दिस कॉलोनियल एक्ट। ठीक है, तो इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था पॉइंट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए